हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ उसका सबसे अच्छा क्वालिटी का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो फास्ट होना, क्विक होना, इजी टू यूज होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है परफॉर्मेंस टेस्टर्स ज्यादा डिमांड में है, उनको ज्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टर? परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्किल्स दैट हैज अ फ्यूचर। तो आप ये बता सकते हो क्या कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? परफॉर्मेंस टेस्टर्स या इंजीनियर्स कम है कंपेयर टू ऑटोमेशन इंजीनियर्स। एक परफॉर्मेंस टेस्टर के लिए कोडिंग रिक्वायर्ड है क्या? JMeter is the best tool to start for any performance testing और engineer। मुझे कल को Amazon जैसा एप्लीकेशन आता है मेरे पास, तो मुझे पता है कि यूजर सबसे ज्यादा कौन सा फीचर यूज करेगा। वो जाएगा प्रोडक्ट सर्च सबसे ज्यादा यूज करेगा, कार्ट में डालना, पेमेंट करना। वो मतलब कि मैं बोलूंगी कि मेरे 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ 40% कस्टमर्स वो करेंगे, लेकिन मेरे 100% कस्टमर्स सर्च करेंगे। समझो आप इंटरव्यू भी लेते रहोगे, करेक्ट? तो अगर मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो आपको क्या लगता है मुझे क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए एज अ परफॉर्मेंस टेस्टर? बट अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या नया फीचर आ रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि जो फीचर आ रहा है वो कितना फास्ट है। तो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने ये कई बार सुना रहेगा दैट अगर कोई यूजर आपके पेज पर आता है और उसको कुछ भी यूआई लोड होने में 3 सेकंड से ज्यादा लगता है, तो वो आपका ऐप छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर या कोई भी इक्विवेलेंट ऐप पर चला जाएगा। आप ये बता सकते हो क्या कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में मेरे लिए क्या-क्या करियर पाथ हो सकते हैं? देखिए, अभी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या फंक्शनल टेस्टिंग हम बता सकते हैं कि हमने इतने बग्स निकाले, वो ऐसे टाइप के बग्स थे, क्रिटिकल ऐसा था। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बात करते हो, यू ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट नंबर्स। अगर किसी को परफॉर्मेंस टेस्टिंग प्रैक्टिस करनी है तो कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट या फिर वेबसाइट ऐसा कुछ है क्या? स्क्रिप्ट तो कोई भी लिख देगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो माइंडसेट होता है, कि आपका माइंडसेट उस चीज के लिए है क्या, कि आपको परफॉर्मेंस के इश्यूज कैसे निकालने हैं। सपोज लाइक सैलरी डे है, ये एक यूज केस है। अगर सैलरी डे है, सभी जो एम्प्लॉयज है एक कंपनी को, उनको सैलरी का नोटिफिकेशन जाना चाहिए और वो एक ही सर्वर से जा रहा है। तो आप इसको कैसे टेस्ट करोगे? एआई को आप सिर्फ एक पॉइंट तक यूज कर सकते हो, लेकिन जो ह्यूमन माइंडसेट है, वो एआई के पास आई डोंट थिंक इट विल कम दैट इजीली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी गेस्ट है इनका नाम है सैंड्रा, जिनको मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और ये सीनियर परफॉर्मेंस टेस्ट लीड है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर नॉन आईटी में हो तो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। क्या परफॉर्मेंस टेस्टर ज्यादा डिमांड में है और उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टर? एक परफॉर्मेंस टेस्टर के लिए क्या-क्या करियर पाथ हो सकता है और उसका फ्यूचर कैसा है? तो सबसे पहले हम लोग सैंड्रा के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू सैंड्रा। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैंड्रा जॉन एंड मैं पिछले 12 साल से अप्रोक्सीमेटली एक सीनियर क्यूए लाइन में हूँ, अभी आप बोल सकते हो। एंड इन दैट एंटायर पीरियड मैंने मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, मोबाइल टेस्टिंग एंड अभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड इंजीनियरिंग पर काम कर रही हूँ। राइट नाउ माई डेजिग्नेशन इज अराउंड सीनियर परफॉर्मेंस टेस्ट लीड। आई वर्क विद ZS Associates and I'm based out of Pune. So my entire career I've been in Pune only and I've worked with मतलब कि अलग अलग कंपनी के साथ काम किया है। आई स्टार्टेड माई करियर विद DB Zento Systems. Then I moved on to QLogic Private Limited, and over there I was a senior lead for quite some time. And then from there I moved on to ThoughtWorks. I worked over there for approximately a year or so, and now I'm with ZS Associates. So yeah, ये मेरी जर्नी है। तो सैंड्रा, आपने जैसे बताया कि आप अभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में काम कर रहे हो, तो आप ये बता सकते हो क्या कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है और क्या है? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्यों इम्पोर्टेंट होती है और हमें क्यों करना चाहिए एज टेस्टिंग इंजीनियर्स और समथिंग, दैट व्हाई शुड वी फोकस ऑन दैट एरिया। वन ऑफ द रीजंस ये होता है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो रहता है दैट इज in demand right now. So performance is in demand. पहले when the softwares जो थे, they were getting introduced into the market and नए नए apps आ रहे थे, तो customers और users for that matter, they were more into like कि features क्या आ रहे हैं। बट अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या नया फीचर आ रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि
जो फीचर आ रहा है वो कितना फास्ट है। तो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने ये कई बार सुना रहेगा दैट अगर कोई यूज़र आपके पेज पर आता है और उसको कुछ भी यूआई लोड होने में 3 सेकंड से ज़्यादा लगता है, तो वो आपका ऐप छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर या कोई भी इक्विवेलेंट ऐप पर चला जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मुझे बोलो कि तात्काल में रेलवे की टिकट बुक करनी है, 10:30 बजे इफ आई एम नॉट लॉगिंग इन और मैं उस मोमेंट पर वो नहीं कर रही हूँ और आईआरसीटीसी का साइट उतना फास्ट नहीं है, तो मेरा काम नहीं होगा। मैं क्या करूंगी? इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द मनी ऑन आईआरसीटीसी, आई ईदर स्पेंड इट ऑन एन एयरप्लेन, लाइक अ प्लेन टिकट और अ बस टिकट या कैब पर स्पेंड करूंगी। सो दैट इज बिजनेस लॉस। उसमें सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं होता है, बट इवन जो आपका एप्लीकेशन है या जो कंपनी है उसका, उसके इमेज को भी एक नुकसान पहुंचता है इन अ वे, बिकॉज पीपल विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ अ परसेप्शन कि ये फास्ट नहीं चलता है। तो रादर देन मी स्पेंडिंग माई टाइम ओवर योर एंड ट्राइंग टू स्ट्रगल टू गेट अ टिकट फ्रॉम योर, आई वुड रादर मूव ऑन एंड ट्राई टू गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स। दिस इज वॉट द current mindset is, and this is what the people are preferring towards as well. तो इसीलिए परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग या टेस्टिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ उसका सबसे अच्छा क्वालिटी का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो फास्ट होना, क्विक होना, इजी टू यूज होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज, कि आप कोई भी एप्लीकेशन को गेज कर सकते हो कि वो एट अ टाइम कितने यूजर्स चला सकता है साथ में और स्लो नहीं होगा। दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग डज फॉर यू और परफॉर्मेंस टेस्टिंग डज फॉर यू। तो जब कोई भी नया क्यूए आता है या टेस्टर आता है जो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मेरा हमेशा पहला एक एडवाइस यही रहता है, मोर देन द टूल, उसका जो एसेंस है, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक एंड द बेसिक नीड ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और उसके बेसिक्स क्लियर करें कि मतलब कि हम लोग किस टाइप के परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं और क्यों करते हैं बेसिकली। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आईआरसीटीसी तो एक टिकट एग्जांपल हो गया, लेकिन सोशल मीडिया, देन देर आर बैंकिंग एप्लीकेशंस, देर आर पेशेंट एंड डॉक्टर एप्लीकेशंस जहाँ पर आप इंश्योरेंस वगैरह सब क्लेम करते हैं। इमेजिन अगर ये सब चीज़ें एट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशल पॉइंट अगर स्लो हो जाती है, फॉरगेट अबाउट लूजिंग अ कस्टमर या एक यूजर लूज करना तो छोड़ दो, या मॉनेटरी गेन होना छोड़ दो, लेकिन वहां पर जो अदर रेपरकशंस होते हैं वो भी बहुत होते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग बिकम्स क्रूशल ओवर हियर। इन टुडेज डे एंड एज हम लोग का हमारा 90% काम ऑनलाइन होता है। बहुत, at least in tier 2 tier 1 cities, most of us are actually using online applications, online websites to get our day to day works done, जहाँ चाहे वो स्विगी इंस्टामार्ट हो या ऊबर हो या ओला कैब्स हो। आई मीन आप दिन का शुरुआत ही वैसे करते हो, राइट? यू स्टार्ट योर डे विद दैट, देन you're scrolling through your, say your Instagram feeds or your Snapchats and all of that. You're getting your news online. ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, एंड अगर उसमें the most important part of it is that it is being slow for you, the application is slow or not responding at the time you really wanted to respond, then that app is actually not having any use as well, right? मतलब कि वो आपके काम ही नहीं आ रहा है। तो अगर वो काम नहीं आ रहा है तो कोई वापस आकर उसे क्यों यूज करेगा? सिर्फ क्योंकि इट इज गुड टू लुक एट और इट हैज सम फंक्शनैलिटीज। Probably it might take you far away, for means it might take you ahead just a little bit, but in the long term it does not work out. करेक्ट, मतलब आप कितना भी फीचर्स दे दो लेकिन अगर वो यूजेबल ही नहीं है तो क्या फायदा वो फीचर्स देने का। एग्जैक्टली exactly. अगर मतलब कि जब मुझे काम पड़ रहा है वो काम ही नहीं कर रहा है और स्लो पड़ रहा है, तो मतलब कि मैं उस फीचर का करूंगी क्या? भले ही कभी कभार कुछ चीजों के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग या परफॉर्मेंस में नॉट बी द राइट पैरामीटर। जैसे कि अगर मुझे बोलो कि बहुत बड़ा डेटा, बिग डेटा का मेरा एप्लीकेशन है,
वहाँ पर भी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग इज क्रूशल टू सी के मतलब कि हमारे बेंचमार्क्स क्या होते हैं। बट इन दैट केस ऑल्सो इफ अगर मुझे पता है कि कोई चीज़ को 1 घंटा लगने वाला है, आई एज अ यूजर विल बी पेशेंट अबाउट इट, बिकॉज आई नो दैट बिफोर हैंड दिस इज गोइंग टू बी स्लो, या ये स्लो होने ही वाला है, मेरे एक्सपेक्टेशन सेट है वैसे। लेकिन अगर मेरा एप्लीकेशन डे टू डे यूज के लिए बना है और वहां पर परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग नहीं हुआ है और परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं हुआ है और एप्लीकेशन स्लो पड़ रहा है मेरे 100 यूजर आ जाने पर, तो वो एप्लीकेशन का क्या फायदा फिर। करेक्ट। तो सैंड्रा, आपने परफॉर्मेंस टेस्टिंग कब स्टार्ट किया और आपको कैसे मौका मिला परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाने का? So it was all thanks to my mentors जो मेरे साथ काम कर रहे थे इन क्यू लॉजिक। दे डिड रिकग्नाइज दैट आई हैड सॉर्ट ऑफ मुझ में वो, आप बोल सकते हो या तो टैलेंट था या आई वाज अ क्विक लर्नर। सो उनको लगा दैट आई कुड पिक इट अप रियली क्विकली, एंड दैट इज हाउ दे allowed me to go for an interview for performance testing to one of our clients, and they really liked what I was talking about. So I मैंने भी जब start किया था तब I was not a performance engineer. I knew the basics of performance testing, what we were taught in college, जो मैंने ISTQB से सीखा था। मैंने फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन किया था। तो तभी भी मतलब कि उसमें परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है, बट इट इज वन चैप्टर। आप समझते हो? तो मतलब आपका पूरा एक सिलेबस होता है, उसमें से एक चैप्टर होगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग का, एंड उसमें मतलब कि आपको सिर्फ ये बताएगा कि लोड टेस्टिंग क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, वॉल्यूम टेस्टिंग क्या है। वो एक आपको लोड रनर पर एक सैंपल करने दे देंगे। एंड ये मैंने जब किया था, आई हैड डन दैट इन 2012, and after that when I started my career in 2012, उस टाइम से लेकर आई थिंक टिल 2018 I was just doing functional testing, and I was mostly an automation engineer writing scripts and all of that. लेकिन फिर तभी मुझे 2018 के आसपास मौका मिला to learn performance testing. I got started in it, but when I got started in it, I directly did not jump, and मैंने tool use करना नहीं start किया. So जिनके साथ मैं काम कर रही थी, they were gracious enough to teach me all the basics about performance testing, and उन्होंने मुझे बताया that how we need to understand results, create scenarios, try to, you know, based on the application, उसका एक सिनारियो बनाकर उसको बहुत अच्छे से या उसको उसके लिमिट्स तक कैसे टेस्ट करना चाहिए। So that is what they taught me, and based on that then I was able to understand and learn new tools like say JMeter and Neoload, and using that फिर मैंने performance testing full time start कर दिया। um, 2018 से लेकर now it's 2024, so it's almost 6 years now, and 6 साल I have been doing only mainly performance testing. It is a very niche kind of a skill set, बहुत अलग से skill set है। In this you're not limited to just the application you're testing, you are also exposed to a lot of other things like AWS सर्विसेज, फिर माइक्रो सर्विसेज, काफ़ी सारे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जिसके मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग करती हूँ। सो आई गेट इट ऑन अ वेरी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस एंड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन बेसिस, सो आई गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑल्सो ओवर देयर। तो सैंड्रा, आप ये बता सकते हो क्या कि अगर कोई फ्रेशर है या फिर नॉन आईटी में है और अगर उसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आना है तो वो कैसे आ सकता है फिर? राइट। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग से अगर आपको आपका करियर ही पूरा वहाँ से स्टार्ट करना है, तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि बेसिक से स्टार्ट करो। तो आप पहले आपके बेसिक्स क्लियर करो, जहाँ पर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग उसका उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, लाइक जैसे हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्यों करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे होता है, फिर जब हम लोग को टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्टिंग के रिजल्ट्स जो रहते हैं वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, आपको वो इंटरप्रेट करना आना चाहिए। एक बार आपको वो थोड़ा बहुत समझ जाता है, फिर कौन से टाइप के परफॉर्मेंस टेस्टिंग होते हैं, लोड टेस्टिंग होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, वॉल्यूम टेस्टिंग होता है, अ, फिर स्पाइक टेस्टिंग होता है। सो अलग अलग टाइप के टेस्टिंग होते हैं जहाँ पर एंड्योरेंस टेस्टिंग करते हैं। तो आप एक एप्लीकेशन लो और वो एप्लीकेशन में कौन से टाइप का परफॉर्मेंस टेस्टिंग वहां पर फिट होगा, यहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट करो। एक बार आपका वो एनालिसिस होता है, फिर आप ये समझने का कोशिश करते हो कि ठीक है,
चलो ये मेरा एप्लीकेशन है, इसमें मैं लोड टेस्टिंग करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यूजर वॉल्यूम ज्यादा है। तो वहां पर मतलब कि कितना यूजर वॉल्यूम होना चाहिए। सपोज अगर ये ऐप टू ऐप डिपेंड करता है और डिफरेंशिएट होता है। सपोज मेरा बैंकिंग का ऐप है, तो मेरे बैंकिंग में जितने कस्टमर्स हो गए उतने कस्टमर्स का मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग एटलीस्ट करना चाहिए, या उसका 10% का। फिर जब मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहा हूँ या करने जा रहे हैं हम लोग, तब मतलब कि वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, उसको कहाँ टेस्ट करना चाहिए और क्यों वहां पर ही टेस्ट करना चाहिए। फिर आर्किटेक्चर समझो आपके एप्लीकेशन का। आपका जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हुए हैं, और वो सभी रिसोर्सेज के ऑलरेडी अवेलेबल बेंचमार्क्स अवेलेबल होते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप देखोगे, सपोज आप AWS में EC2 यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप जो इंस्टेंस फैमिली यूज करोगे उसके बेंचमार्क्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए उसके अराउंड। फिर आपको उस हिसाब से आपका टेस्ट मतलब कि डिजाइन करना चाहिए। तो स्टार्टिंग हमेशा से बेसिक से होता है कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट्स होता है आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या टाइप का हो गया, कौन से मतलब कि एनवायरनमेंट में करेगी, किस टाइप का करना चाहिए। और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन, मतलब कि आपका आर्किटेक्चर नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप जो भी एप्लीकेशन पर करने जा रहे हो उसका बेसिक्स आप कैसे पढ़ोगे, मतलब कि आपका ERD डायग्राम हो गया या आपका आर्किटेक्चर डायग्राम हो गया। अगर कोई भी आपको डेवलपर ये देता है तो आप उससे क्या निकाल कर लेकर आ सकते हो। क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो रहता है वो मोस्ट ऑफ द मतलब कि फोक्स क्या करते हैं कि वो एंडिंग में करने का कोशिश करते हैं कि मेरा एप्लीकेशन बन गया है, अब मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग करूंगा या करूंगी। बट उसमें एक दिक्कत क्या हो जाती है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम लोग डिजाइन फेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा एप्लीकेशन बहुत यूजर हैवी होने वाला है, बट मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही छोटे से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपका एप्लीकेशन वहीं पर फेल होगा। आपका एनालिसिस स्टार्ट होता है उस फेज से। तो जिसको भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्टार्ट करना है फ्रेशर्स को, आई वुड रेकमेंड देम कि आपका आर्किटेक्चर का नॉलेज आप बहुत स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आपका फंक्शनल फ्लो जो रहता है एप्लीकेशन में, आपका यूजर को क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और वो यूजर कौन से फीचर सबसे ज्यादा यूज करने वाला है, इसका आप खुद एनालिसिस करो। ठीक है, कि सपोज अगर मेरा एक एप्लीकेशन है, बोलो मुझे कल को amazon जैसा एप्लीकेशन आता है मेरे पास, तो मुझे पता है कि यूजर सबसे ज्यादा कौन सा फीचर यूज करेगा। वो जाएगा प्रोडक्ट सर्च सबसे ज्यादा यूज करेगा, कार्ट में डालना, पेमेंट करना। वो मतलब कि मैं बोलूंगी कि मेरे 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ 40% कस्टमर्स वो करेंगे, लेकिन मेरे 100% कस्टमर्स सर्च करेंगे। तो मेरा सबसे क्रिटिकल फंक्शनैलिटी वहीं पर आता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका डिजाइनिंग स्टार्ट होता है। तो आपको वो माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग या परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, टू आइडेंटिफाई विच इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, एक बार ये सब हो जाता है, फिर आप एक टूल से स्टार्ट करो। एंड JMeter इज द बेस्ट टूल टू स्टार्ट फॉर एनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग और इंजीनियर। तो वो टूल से आप समझ सकते हो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए सिनारियोस कैसे क्रिएट होते हैं। उसके लिए आप क्या-क्या जनरेट कर सकते हो, टेस्ट डेटा कैसे बनाते हो, सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेट कैसे होती है, पैरामीटराइजेशन कैसा होता है। वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग या परफॉर्मेंस टेस्ट डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये फेजेस में करो, पहले परफॉर्मेंस टेस्टिंग समझो, आर्किटेक्चर समझो, फिर एक एप्लीकेशन लोड, डेमो एप्लीकेशंस उसको लोड टेस्टिंग करने का ट्राई करो फ्रॉम JMeter, जहाँ पर आपको सारे उसके डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बार ये हो गया, फिर आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोड टेस्ट रन करोगे, रिजल्ट्स मिलना दिखेंगे। एक बार आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होते हैं, फिर आप एनालिसिस फेज में घुसने का कोशिश करो कि वहां पर आपको क्या एनालिसिस करना चाहिए। आप कब बोलोगे कि आपका एप्लीकेशन परफॉर्मेंट है या नहीं है? देखिए, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी आपका क्लाइंट होगा और या जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, उनको एक ही चीज जाननी है, दैट इज दिस एप्लीकेशन गोइंग टू बी परफॉर्मेंट और नॉट परफॉर्मेंट, इज दिस गोइंग टू डू वेल विद लाइक से 100,000 यूजर्स और नॉट। अगर
उनको वो आंसर येस और नो में नहीं मिल रहा है, तो आपका परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग या टेस्टिंग करके कोई फायदा नहीं होता है। सो वो गोल वही है, क्योंकि क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एक ब्लैक एंड व्हाइट आंसर होता है, यस है या नहीं है। अगर नहीं है तो कितने तक चल रहा है। फिर वो होता है बेंचमार्किंग या बेस लाइनिंग, कि मतलब कि ठीक है, मेरा एप्लीकेशन जितना मतलब कि मेरा क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं चल रहा है, वो इधर तक चल रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, उस हिसाब से। करेक्ट, मतलब हम लोग नॉर्मल टेस्टिंग में ऐसे होते हैं ना कि एक दो बग अगर नहीं भी गए तो चल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस हाँ, टेस्टिंग में वैसा नहीं है। आइडियली वैसा नहीं होता है। फिर हम लोग को कैसे पता है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है कि ठीक है, अगर मेरा पूरा एप्लीकेशन परफॉर्मेंट नहीं है, बोलो कि मेरा एक शॉपिंग एप्लीकेशन है जो अभी अभी लॉन्च होने वाला है, बट उनको देखना है कि मार्केट कैसा है, तो वहां पर मैं ये बोल सकती हूँ कि ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड कस्टमर बेस 1 मिलियन है, बट अभी आपका एप्लीकेशन 10,000 यूजर्स के लिए चलेगा। फिर बेस्ड ऑन उनका एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करता है इन द मार्केट फॉर दोज 10,000 यूजर्स, वो कॉल ले सकते हैं कि मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। करेक्ट, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे बेसिकली। हाँ, वैसा। तो सैंड्रा, एक परफॉर्मेंस टेस्टर के लिए कोडिंग रिक्वायर्ड है क्या? अब मैं तो बोलती हूँ कि कोडिंग इज अ रियली गुड स्किल सेट टू हैव। भले आप परफॉर्मेंस टेस्टर हो या नहीं हो, आप कोडिंग आपको तो कोडिंग सीखना ही चाहिए, स्पेशली इन दिस डे एंड एज। स्क्रिप्टिंग ऑफ एनी सॉर्ट इज एब्सोल्युटली नीडेड। तो आपको जरूर कोशिश करना चाहिए कि आपको स्क्रिप्टिंग थोड़ा बहुत तो भी आए, इतना कि आप मतलब कि कोड समझ सको। वाई मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अभी जे मीटर जैसा एप्लीकेशन होता है, वहां पर कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। वहां पर कुछ कुछ यूज केसेस होते हैं जहां पर आपको बीन शेल स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, विच इज मोस्टली जावा। ठीक है, कि अगर आपको एक बहुत ही कस्टमाइज स्क्रिप्ट लिखना है, एक बहुत ही कस्टमाइज्ड सिनारियो लिखना है, उसका कुछ मतलब कि वहां पर डेटा इंसर्ट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको खुद ही ये समझते जाएगा कि नॉट हैविंग अ कोडिंग स्किल सेट इज अ लिमिटेशन। तो आपको अगर एक एडेड एडवांटेज चाहिए, तो आपको कोडिंग आना चाहिए, या आपने सीखने की कोशिश तो भी करनी चाहिए, इवन इफ इट इज एट एन बिगिनर्स और एन इंटरमीडिएट लेवल। यू शुड डेफिनेटली ट्राई कि आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आए। मतलब पहले परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में सीख सकते हैं, फिर उसमें आने के बाद भी कोडिंग धीरे धीरे सीख सकते हैं। हाँ, सीख सकते हो, क्योंकि अभी जैसे हम लोग कॉलेज से एकदम से आते हैं, आई डोंट नो अबाउट राइट नाउ, बट जब मैं कॉलेज में थी, तब हम लोग को कोडिंग तो सिखाते थे, बट जिस लेवल का सिखाना चाहिए था उस लेवल का नहीं होता था। तो वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ, हम लोग को बहुत सेल्फ स्टडी करना पड़ा था, एंड हम लोगों को खुद से काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ी थी, तब हम लोगों ने हमारे खुद को अपग्रेड किया था। So if right now most of the colleges I think, yeah, whomever I work with like interns and all, उनको mostly तो Python आता है काफी हद तक। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी बेसिक्स आता है, तो आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर जाने का कोशिश करो, थोड़ा एडवांस लेवल पर जाने का कोशिश करो। ये आपको हमेशा एक थोड़ा एक एज देगा अबाउ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द सेम जॉब। क्योंकि कैसे होता है, देखिए, जब हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, राइट, तब हमारा सबसे बड़ा यूज केस होता है डेटा जनरेशन। क्योंकि मुझे बल्क डेटा के साथ टेस्ट करना है या बल्क यूजर्स के साथ टेस्ट करना है। अभी मैं कोई एक्सेल शीट ओपन करके वहां पर एक एक यूजर नहीं बना सकती हूँ। तो मुझे वो डेटा जो है वो इतना ज्यादा बनाना है, 1 मिलियन रोज, 10 मिलियन रोज, 1 मिलियन रोज। तो राइटिंग दैट मैन्युअली इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपका काम क्या करेगा, स्क्रिप्ट काम करेगा। वहां पर स्क्रिप्टिंग जरूरी है। तो आपको शायद परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत ना पड़े कभी, लेकिन आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग के आसपास की चीजें करने के लिए कई बार स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। और सैंड्रा, आपने अभी टूल्स के बारे में भी बात की, जे मीटर की। तो आपको क्या लगता है, अगर किसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आना है और उसको टूल्स सीखना है, तो हम लोग कौन सा टूल्स सीख सकते हैं फिर? स्टार्टिंग तो मैं हमेशा बोलूंगी कि जेमीटर से करो। अभी बाकी के जो मोस्टली जो टूल्स होते हैं वो पेड टूल्स होते हैं। देर बट देर कुछ टूल्स है अभी भी मार्केट में
विच आर नॉट कंप्लीटली पेड, जैसे कि K6 हो गया विद ग्राफाना, जे मीटर हो गया K6 में, लेकिन स्क्रिप्टिंग लगता है, जे मीटर में स्क्रिप्टिंग नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको सारे जो परफॉर्मेंस स्क्रिप्टिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप जे मीटर के साथ स्टार्ट करो एंड फिर आप वहां से आगे बढ़ो, क्योंकि टूल सीखना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट अ वेरी, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट अवेलेबल होता है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो वो आपको मतलब कि कोई सिखाने नहीं बैठेगा, स्पेशली इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो कॉन्सेप्ट्स आप सीखो, जे मीटर आप प्रैक्टिस करो, जे मीटर के अराउंड जो भी आपको सीखना है वो प्रैक्टिस करो। एंड सपोज अगर आपको कोई इंटरव्यू में जाना है, आप पहले आपका जेडी पढ़ो। जेडी में वो हमेशा लिखते हैं दैट कि कौन सा टूल चाहिए बेसिकली उनको, एंड उनका वो टूल का फिर ट्रायल वर्जन लेकर आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन वो प्रैक्टिस आपको इजी पड़ेगा इफ यू नो जे मीटर, और एटलीस्ट एनी सच टूल जिस पर मतलब कि आप लोड टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि वहां से आप लोड टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। करेक्ट। तो मतलब पहले ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में है क्या? बेसिक समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर टूल्स तो शायद आपको वही करने में मदद करेगा करे कि ये स्टेप्स हाँ, आपको करना है। कई बार हम लोग सिंगल यूजर का भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। तो सिंगल यूजर परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि एज अ सिंगुलर यूजर मेरे लिए एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, मुझे वहां पर भी बहुत परफॉर्मेंस इश्यूज मिलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ टूल आता है तो ही आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप सिंगल यूजर हो एंड आप कोई एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पर कोई एक एपीआई है जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, दैट इज नॉट परफॉर्मेंट, आप वो भी रिपोर्ट कर सकते हो एज अ परफॉर्मेंस इशू। इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग के इश्यूज निकालने के लिए आपको कोई टूल ही आना जरूरी है। टूल इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज, बट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एप्लीकेशन में होना क्या चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन, चलो अगर मेरा एक डाउनलोड का फंक्शनैलिटी है और मैं बोलूँ कि बहुत बड़ा फाइल डाउनलोड कर रही हूँ, से 1 GB का फाइल, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन मुझे ये कैलकुलेट करने आना चाहिए कि अगर मेरा बैंडविड्थ इतना है और मैं ये कनेक्शन पर हूँ, मेरा लेटेंसी इतना पड़ रहा है, और फिर भी मेरा 1 GB का फाइल डाउनलोड होने के लिए बोलो 1 घंटा लगा रहा है, फिर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन वही अगर मेरा बैंडविड्थ सही है, सब सही है, और मेरा 1 GB का फाइल से 5 मिनट लगा रहा है, इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि 1 GB का फाइल है, उसमें उतना डेटा तो आएगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर उसको इशू टैग करना है और कहाँ पर इशू नहीं टैग करना है। मतलब इसके लिए ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो प्रोजेक्ट या फिर एप्लीकेशन है उसका मेन यूज केस क्या है? एग्जैक्टली exactly, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं amazon पर सर्च कर रही हूँ और बिग बिलियन डे चल रहा है, ठीक है, बिग बिलियन डे पर सब वहां पर हो गए एंड सबको सब कुछ खरीदना है। बट अगर अगर मैं ऐसे बैंडविड्थ पर हूँ जहां पर 2G का नेटवर्क चल रहा है, क्या होगा? और अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर इशू है, सो इज दैट अ वैलिड ऑब्जर्वेशन? इट इज नॉट। क्योंकि मेरा amazon का जो कस्टमर बेस है, अगर आप उसको देखने को जाओगे, तो दे आर ऑलवेज टारगेटिंग द पीपल हु हैव बेटर वाईफाई और बेटर नेटवर्क, राइट? सो इफ समवन इज ऑन अ लोअर नेटवर्क bandwidth and it is taking time for them, it is going to take time for them. बट वहां पर भी एक बेंचमार्किंग जरूरी है कि अगर मैं 2G नेटवर्क पर हूँ तो कितना टाइम लगना चाहिए, 3G पर हूँ तो कितना टाइम लगना चाहिए, अगर मैं 4G पर हूँ तो कितना टाइम लगना चाहिए। अगर मेरे नेटवर्क, ये सब डेटा भी अवेलेबल होता है। अगर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग अगर amazon का कभी पढ़ोगे या कोई भी, अगर आप नेटफ्लिक्स का भी यूज केस पढ़ोगे, तो वो लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं, ये सब चीजें आपको वहां पर पता चलती है दैट इसको इतना टाइम लग सकता है, इसको इतना टाइम लग सकता है। सो इट इज वेरी, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब कि आपको कौन से चीजों को बैलेंस करके आपको एक ऑब्जर्वेशन देना है।
सो आपका एप्लीकेशन, आपका यूज केस, आपका बिजनेस जस्टिफिकेशन उसके लिए, और सबसे क्रिटिकल फीचर कौन सा है, तो ये सब चीजें मतलब कि इट इज एक पैकेज आपको देखना पड़ता है, या एक पूरा पिक्चर देखना पड़ता है, और फिर आपको बोलना पड़ेगा कि आपका एप्लीकेशन परफॉर्मेंट है या नहीं है। उसी बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो। करेक्ट। तो सैंड्रा, अगर किसी को परफॉर्मेंस टेस्टिंग प्रैक्टिस करनी है तो कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट या फिर वेबसाइट ऐसा कुछ है क्या? मैं तो मतलब कि डेमो साइट्स यूज करती थी। अभी भी आई गेस मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल, बट वही आप अभी भी डेमो साइट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एपीआई का परफॉर्मेंस टेस्टिंग चेक करना है, तो आप एक रिक REQRES.in करके कुछ ऐसा साइट है। फिर फ्लाइट वाला एक साइट होता है जो सेलेनियम के लिए भी ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देयर आर मल्टीपल डेमो साइट्स दैट आर अवेलेबल दैट यू कैन यूज इट। और अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, राइट, इफ योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी देयर, आप जेमीटर इंस्टॉल करके आपके ही एप्लीकेशन का टेस्टिंग करो, क्योंकि इट गिव्स यू दैट मच ऑफ प्रैक्टिस, वो आप कर सकते हो। एंड हु वुड नॉट वांट बेटर क्वालिटी, राइट? मतलब कि आप बग क्या कहते हैं, फंक्शनल इशू का निकालो या परफॉर्मेंस इशू का निकालो, बग तो बग हुआ ना। करेक्ट। तो सैंड्रा, अगर समझो आप इंटरव्यू भी लेते रहोगे, करेक्ट, तो अगर मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो आपको क्या लगता है मुझे क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए एज अ परफॉर्मेंस टेस्टर? हाँ, सो एज अ परफॉर्मेंस टेस्टर, डिपेंडिंग ऑन द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं हमेशा, अगर कोई फ्रेशर आता है तो मैं कॉन्सेप्ट्स पर ही ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि बेसिक्स ही उनसे एक्सपेक्टेड होता है। बट अगर मेरे पास कोई, सॉरी बाय दैट, कोई एक्सपीरियंस्ड आते हैं, राइट, तो मैं यूज केसेस पर ज्यादा फोकस करती हूँ। कि सपोज अगर मुझे मेरा ये यूज केस है, जैसे मैंने अमेजोन का बताया, नेटफ्लिक्स का बताया, तो अगर मेरा ये यूज केस है और मुझे ये टेस्ट करना है, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? स्क्रिप्ट तो कोई भी लिख देगा, मेरा इंपॉर्टेंट है माइंड, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो माइंडसेट होता है। कि आपका माइंडसेट उस चीज के लिए है क्या, कि आपको परफॉर्मेंस के इश्यूज कैसे निकालने हैं। सपोज लाइक सैलरी डे है, ये एक यूज केस है। अगर सैलरी डे है, सभी जो एम्प्लॉयज है एक कंपनी को, उनको सैलरी का नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और वो एक ही सर्वर से जा रहा है। तो आप इसको कैसे टेस्ट करोगे कि दैट इट इज गोइंग आउट इन टाइम और नॉट? तो ये सब चीजें, ऐसे यूज केसेस होते हैं काफी सारे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ दैट जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, स्पेशली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट का पूरा आर्किटेक्चर समझ कर जाओ। एंड हमेशा जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है ना, दैट व्हाट हैव यू बीन वर्किंग ऑन, तो आप वहां पर वो आर्किटेक्चर डिफाइन करो। वो आर्किटेक्चर डिफाइन करो, और वहां पर आपने वो आर्किटेक्चर का परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे किया है, ये एक्सप्लेन करो। क्योंकि इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि आपने आपके प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड क्या किया है। सपोज आपका प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस यहाँ था, आप उसको यहाँ कैसे लेकर गए हो, दैट इज वॉट मैटर्स, बिकॉज दैट शोज मी दैट ठीक है, अगर आपने आपके प्रोजेक्ट के साथ ये किया है, ये स्ट्रैटेजीज यूज की है, उसके वजह से आपका 1 मिलियन का यूजर बेस था, वो अभी 10 मिलियन के लिए चल रहा है, तो मतलब कि वहां पर क्या क्या चेंजेस आपने सजेस्ट किए हैं। So that is what will always come from an interviewer in a interview. मतलब इस पे ज्यादा फोकस रहता है कि आपने आपके कंपनी को कैसे हेल्प किया एज अ परफॉर्मेंस टेस्टर। हाँ, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि वहां पर कैसे होता है दैट कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, या आप भी ले रहे हो किसी का, तो आपको यही जानना होगा दैट जो काम उन्होंने किया है, उसके वजह से कैसा फायदा हुआ है। देखिए, अभी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या फंक्शनल टेस्टिंग हम बता सकते हैं कि हमने इतने बग्स निकाले, वो ऐसे टाइप के बग्स थे, क्रिटिकल ऐसा था। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बात करते हो, यू ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट नंबर्स। कि मतलब कि मेरा एप्लीकेशन जो था वो इतने पर चल रहा था, बट अभी मैं उसको इतने पर ले गई हूँ। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने चेंजेस किए, ये सेटिंग्स चेंज किया, यहाँ पर ये मैंने सजेस्ट किया, जिसके वजह से ये इश्यूज निकाले थे, ये सजेशन दिया, जिसके वजह से ये फिक्स हुआ, और अब वो ऐसे चल रहा है। तो दैट, ये चीज हमेशा ना एक दिखाता है दैट आप कितना
आगे का सोच रहे हो, या आपका मतलब कि स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कैसे हो रहा है, आप कौन से सिनारियोज कंसिडर कर रहे हो टेस्टिंग के लिए, और क्यों कर रहे हो वो सिनारियोज। अगर कोई परफॉर्मेंस टेस्टिंग इंजीनियर मेरे पास आता है और बोलता है दैट अमेजोन का एप्लीकेशन है, वहां पर क्रिटिकल कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जो बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको पता चलता है ना दैट व्हाट इज एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट ट्राइंग टू डू। तो वहां पर आपको ये माइंडसेट ही पता चलता है कि उनको परफॉर्मेंस टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट लगता है, और वो ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि तभी वो टेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करती हूँ दैट जब आप सिनारियो डिजाइन करते हैं, तब आप वहां पर कौन सा टाइप का टेस्टिंग करोगे। अगर आपको वॉल्यूम टेस्टिंग करना है तो आप डेटा कैसे जनरेट करोगे बड़े बड़े वॉल्यूम में, ठीक है। फिर अगर आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करना है, आप कैसे स्ट्रेस दोगे सिस्टम को। स्पाइक करना है तो आप सिस्टम को कैसे ड्यूरेस में लेकर आओगे। तो उसके मतलब कि आप जब लोड टेस्टिंग टूल यूज कर रहे हो, वो लोड टेस्टिंग टूल में आप क्या क्या सेटिंग डालोगे जिसकी वजह से ये सिनारियो जनरेट होगा। तो दिस इज हाउ आई गो अबाउट इंटरव्यूज। एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल, बट मुझे लगता है कि मोस्टली अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, आप आपके इंटरव्यू का टोन सेट कर सकते हो। करेक्ट। तो सैंड्रा, इसमें फिर कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते आप कुछ भी इसमें? पूछते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डेटा वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात करते हैं तभी, तो डेटा वॉल्यूम जनरेट करने के लिए हम तभी भी कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सपोज अगर मुझे यहाँ पर बोलो कि इतना डेटा जनरेट करना है, तो आप क्या करोगे। ऐसा डेटा जनरेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट दैट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन केस टू केस बेसिस, और मेरा एप्लीकेशन जिसके लिए मैं रिक्रूट कर रही हूँ वो भी कैसा है। तो जब मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग का इंटरव्यू लेती हूँ तब मेरे मोस्टली क्वेश्चंस अराउंड कोडिंग, फ्रेमवर्क डिजाइन उसके अराउंड रहते हैं। लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग का इंटरव्यू लेती हूँ, मेरा मोस्टली क्वेश्चंस अराउंड सिनारियो बेस्ड रहता है, क्योंकि मुझे सिनारियोज का समझना है कि कोई अगर एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए ले रहा है तो वो एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है, मुझे एप्लीकेशन ब्रेक करना है। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके लेकर आए कि वो एप्लीकेशन ब्रेक कर सके। करेक्ट। तो सैंड्रा, आपको क्या लगता है परफॉर्मेंस टेस्टर्स ज़्यादा डिमांड में है, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टर? ये बारे में तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली एक बात पता है दैट परफॉर्मेंस टेस्टर्स या इंजीनियर्स कम है कंपेयर टू ऑटोमेशन इंजीनियर्स। तो जब कोई स्किल सेट कम में रहता है और उसका डिमांड ज्यादा रहता है, स्पेशली अभी जैसे कि अगर आप देखोगे नॉन फंक्शनल जो टेस्टिंग टाइप्स है, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, फिर हम लोग जो स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इंजीनियर्स बोलते हैं, एसआरईज होते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं इनका डिमांड बढ़ रहा है धीरे धीरे। बट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उतना नीड है अभी मार्केट में टू मेक द एप्लीकेशंस फास्टर विद। अभी अगर आप देखोगे, पहले जब हम लोग बोलो 2000s में थे, 2000 टू 2010, तभी मोबाइल्स सबके पास नहीं थे, राइट। तो द ग्राफ ऑफ टेक्नोलॉजी वाज आल्सो क्वाइट स्लो। फिर 2010 से आप 2020 तक का ग्राफ देखोगे तो इट टुक अ शार्प अपटर्न। नाउ अगर आप ये सोचोगे 2021 से 2024 तक इट हैज गॉन इवन फर्दर अप। नाउ व्हाई ये मतलब कि क्यों स्टीप में जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हमारी वैसे वैसे आ रही है। जैसे कि नाउ वी हैव एआई कम इनटू पिक्चर। व्हेन वी वर इन 2010s टू 2020s फेज, तभी हम लोग के पास जो बिटकॉइन का टेक्नोलॉजी था, राइट, सो दैट एक्चुअली केम इनटू पिक्चर, right, so that was more into testing. That started a trend over there. Then we had microservices come into picture. फिर AWS आया, ज़्यादा prevalently यूज करना चालू किया लोगों ने। फिर AWS के साथ फिर Microsoft ने अपना competitor उसके सामने लेकर आए, and they started their own
क्लाउड सर्विसेज. सो दैट टुक अ शार्प टर्न. तो अभी जैसे जैसे चीजें बढ़ते जा रही है, चीजें ज्यादा फास्ट भी होते जा रही है, टेक्नोलॉजी फास्ट होते जा रही है, तो कोई भी कंपनी डज वो पीछे नहीं हटना चाहते उसमें, क्योंकि वहां पर ही दे आर लूजिंग आउट ऑन यूजर्स या कस्टमर बेस. तो इफ दे वांट टू मेक समथिंग फास्टर, ये जॉब्स तो रहेंगे. और जैसे ये जॉब्स रहेंगे, जैसे डिमांड बढ़ेगा, वैसे मतलब कि सैलरीज उस अकॉर्डिंगली रहेगी. अभी सैलरीज ऑल्सो मेरे हिसाब से वो सिटी टू सिटी भी चेंज होता है. जैसे कि आप मुंबई जैसे टियर वन सिटी में जाओगे, तो वहां पर जो मैं काम कर रही हूँ शायद उसके लिए बहुत ज्यादा सैलरी होगा कंपेयर टू मैं पुणे में रह रही हूँ, तो आई माइट गेट अ नॉमिनल वन. वही आप बैंगलोर जाओगे, चेन्नई जाओगे, हैदराबाद जाओगे, यूएस जाओगे, तो सैलरी तो चेंज होते ही रहता है. तो इट इज नॉट फिक्स्ड एनीवेयर, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड करता है. बट परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्किल्स that has a future. Automation testing is definitely a skill that has a future. Comparing their salaries सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक का स्किल सेट अलग होता है, नीड अलग होता है, एंड उसका मतलब कि यूज केस भी पूरा का पूरा अलग होता है. जैसे कि अगर मैं बताऊँ, मेरे कंपनी में वी आर, आई थिंक सो, मोर देन 5,000 और 7,000 एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड, या 10,000 मोर है कुछ. तो उसमें हम लोग की 30 लोगों की टीम है ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टर्स. तो where we do a lot of performance testing for all the application over the entire org. तो ऐसा भी होता है, और कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है जहां पर हर टीम में एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग इंजीनियर होता है. तो इट इज वेरी, ये चेंज होते रहता है कंपनी टू कंपनी पर, एंड रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट पर. एंड आपके सैलरीज भी वैसे ही चेंज होते रहेंगे कंपनी टू कंपनी पर और रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट पर. मतलब जितने कम लोग रहेंगे उतनी उतनी सैलरी ज्यादा होगी बेसिकली. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है दैट जितने कम लोग होंगे उतना सैलरी कम होगा, आई मीन ज्यादा होगा, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो यहाँ पर नहीं बैठता है. आई थिंक सब कुछ जो है वो स्किल सेट पर मैटर करता है. आप जितना वैल्यू ऐड करते हो, आप उतना नेगोशिएट भी कर सकते हो. तो दैट इज व्हाट आई हैव सीन. अगर आप कोई इंटरव्यू में जाकर बोलते हो दैट आई कैन डू दिस, एंड यू कैन प्रूव दैट इन दैट इंटरव्यू दैट यू कैन डू दैट, वो आपके साथ उतना नेगोशिएट नहीं करेंगे, या आपको और कम 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 नहीं करेंगे. मतलब एट द एंड आप किस में भी हो, मैनुअल में हो, ऑटोमेशन में हो, परफॉर्मेंस में, आपकी स्किल सेट उसमें कितनी अच्छी है ना, वही डिसाइड करेगा कि सैलरी वही कितनी मिलने डिसाइड वाली करती. एग्जैक्टली, क्योंकि अ, अगर मैं दो लोगों को कंपेयर करूं कि पर्सन वन एंड पर्सन टू का सैलरी कितना है, वो कभी कंपेरेबल नहीं होगा, क्योंकि इट विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस. या तो पर्सन वन का सैलरी अगर ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा वहां पर, कि वो जिस तरह से काम करता है, एक्सपीरियंस कितना है, क्या क्या वो इंसान टेबल को क्या लेकर आता है. ठीक है, एक प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है कंपेयर टू पर्सन टू. कोई ना कोई ऊपर तो रहता ही है, और कोई ना कोई नीचे तो रहता ही है. तो आपका कोई ना कोई तो कंपटीशन रहेगा. सो यू ऑलवेज हैव टू डू बेटर. यू हैव, आपको हमेशा नई चीजें सीखनी है. आपको हमेशा ये सीखना है कि आप रेलेवेंट कैसे रह सकते हो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, इट शुड बी लाइक दैट नोबडी एल्स शुड बी एबल टू डू दैट जॉब. आपके बिना वो, आइडियली ऐसा नहीं होता है कि एवरीवन, मतलब कि सब लोग सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन आपको ऐसा ही बनना है दैट आप जो काम करते हो, या आपका जो एटीट्यूड है काम करने का, वो रेप्लिकेट ना हो पाए. दैट आई थिंक सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. करेक्ट. तो सैंड्रा, परफॉर्मेंस ऐसे में कोई सर्टिफिकेशन होता है क्या जो हम लोग कर सकते हैं? सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का आई थिंक ISTQB का एक सर्टिफिकेशन है. बट मोर देन दैट, मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आप घुसना चाहते हो और आपको सर्टिफिकेशन करना ही है, आप क्लाउड सर्विसेज का सर्टिफिकेशन करो, AWS का सर्टिफिकेशन करो, या तो फिर अजोर का सर्टिफिकेशन करो. इससे क्या होगा कि आपको अ, ये
मीन्स जो कंपनीज होगी या आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको ये पता चलेगा कि अच्छा सैंड्रा को ये सर्विसेज बहुत अच्छे से आती है, तो ये सर्विसेज का जो प्रोजेक्ट रहेगा इसके जो परफॉर्मेंस के इश्यूज है ये बहुत अच्छे से निकाल पाएगी. And that is always a value add rather than doing something, a certification of like a performance testing skill. क्योंकि इट इज डेफिनेटली गुड टू हैव अ सर्टिफिकेट, बट मोर देन दैट मुझे लगता है कि लाइक क्लाउड सर्विसेज का या जो क्रिटिकल सर्विसेज होते हैं उसके सर्टिफिकेशन करने से आपको ज्यादा फायदा होगा. मतलब इंटरव्यू में भी फ़र्क पड़ता है अगर हमारे पास एडब्ल्यूएस का यस यस, सर्टिफ़िकेशन है तो? ओके। डेफिनेटली डेफिनेटली पड़ता है. दैट अभी यही हो जाता है ना, यही स्किल सेट होता है कि आप मतलब कि क्या और लेकर आ रहे हो, क्योंकि वो आप अपना एक्सपर्टीज एरिया बता रहे हो कि मुझे एडब्ल्यूएस का सब आता है यहाँ पर. तो मतलब कि मैं एडब्ल्यूएस में जाकर ये सब एनालाइज कर सकती हूँ कि यहाँ पर ये परफॉर्मेंस इशू इसके वजह से आ रहा है, मैं पिन पॉइंट कर सकती हूँ. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन सेइंग कि मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग आता है उसका सर्टिफिकेशन है करके. वो आप कोई भी कोर्स कर लोगे, यूडेमी से कर लोगे, मेरा भी एक कोर्स है ऑन टेस्ट ड्राइव, तो वहां पर भी करोगे तो यू गेट अ सर्टिफिकेशन फॉर इट दैट यू हैव लर्नड all about performance testing, which is good. But the most value added thing would be learning AWS और Azure, क्योंकि अभी आपके सारे एप्लीकेशंस मोस्टली उस पर ही है. तो अगर आप वो सीखते हो तो मतलब कि आप आर्किटेक्चर समझ सकते हो और आप नए नए सिनारियोज के साथ आ सकते हो. जितना सिनारियोज के साथ आप आगे आ सकते हो और उस सिनारियोज के लिए जितना परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा एक इंसाइट देगा और आपको ज़्यादा ये बताने में हेल्प करेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. करेक्ट। तो सैंड्रा आप ये बता सकते हो क्या कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में मेरे लिए क्या-क्या करियर पाथ हो सकते हैं? डेफिनेटली. सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आप एक परफॉर्मेंस टेस्ट आर्किटेक्ट बन सकते हो आगे जाकर, या टेस्ट आर्किटेक्ट होता है, या सिस्टम आर्किटेक्ट होता है जो मतलब कि सिस्टम डिज़ाइन में भी हेल्प करता है ये बताने के लिए कि ये वाला जो सर्विस है आपका, इट विल हेल्प गिव यू बेटर परफॉर्मेंस एट अ लोअर कॉस्ट. अभी एक और चीज़ होती है यहाँ पर, परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट आपका एप्लीकेशन कितना फास्ट चलता है, बट आपका एप्लीकेशन जितना फास्ट चलता है कम कॉस्ट में. ठीक है, तो ये सब माइंडसेट के साथ जब आप जाते हो राइट, तो परफॉर्मेंस टेस्ट आर्किटेक्ट होते हैं, फिर डिजाइनर्स होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट इंजीनियर्स, परफॉर्मेंस टेस्ट लीड्स होते हैं. आई एम अ सीनियर परफॉर्मेंस टेस्ट लीड राइट नाउ. फिर डिपेंड करता है एट दैट पॉइंट आपको, मतलब कि एवरीबॉडीज करियर इन आईटी कम्स टू अ फोर्क, कि आपको मैनेजमेंट में जाना है या आपको टेक्निकल में जाना है. तो अगर आप टेक्निकल में जाने का कोशिश कर रहे हो तो आप आर्किटेक्ट बनोगे, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बनोगे, जहाँ पर आप एडवाइस कर सकते हो कि एक प्रोजेक्ट कैसे काम करना चाहिए या वहाँ पर क्या क्या यूज होना चाहिए. वही अगर आप मैनेजर बनते हो तो इट गेट्स मोर इनटू लाइक मैनेजमेंट स्टाइल काइंड ऑफ थिंग, लीडरशिप थिंग. तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपको क्या करना है. बट अगर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग में घुसते हो तो आप बेस लेवल से स्टार्ट करोगे कहीं पर इंटर्न से, या तो फिर एज अ जूनियर परफॉर्मेंस टेस्ट इंजीनियर, देन विल गो टू अ सीनियर परफॉर्मेंस टेस्ट इंजीनियर, देन आफ्टर अ वाइल लाइक आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स यू विल बी अ लीड, फिर वहां से सीनियर लीड, फिर प्रिंसिपल. एंड आई थिंक उसके बाद जो भी आपका कंपनी का एक डेजिग्नेटेड करियर पाथ होता है वो होगा. तो सैंड्रा क्योंकि अभी आपको मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी आप सीनियर परफॉर्मेंस टेस्ट लीड हो, तो आपका नेक्स्ट करियर मूव क्या है अभी? वेल, मल्टीपल मैंने ऑप्शंस ओपन रखे हैं और मैं उसी हिसाब से सोच रही हूँ दैट व्हाट डू आई वांट, बिकॉज जब आप एक करियर पाथ चूज कर रहे हो इट इज नेवर अ शॉर्ट टर्म गेम, ये हमेशा एक लॉन्ग टर्म गेम है. एंड यू ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि मुझे अगले 5 साल में, अगले 10 साल में कहाँ रहना है एंड मुझे करना क्या है. डू आई वॉन्ट टू कीप डूइंग द सेम थिंग. मैं अपना पोर्टफोलियो हमेशा ऐसे रखती हूँ दैट आई कैन डू एटलीस्ट 2 थिंग्स एट द सेम टाइम, कि मैं या तो थोड़ा ऑटोमेशन कर सकती हूँ या तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग साथ में कर सकती हूँ. तो उससे क्या होता है दैट आई कैन गिव सम वैल्यू एडिशन टू बोथ द एरियाज, या थोड़ा
फंक्शनल हो जाता है, एंड देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। तो इट इज़ नेवर, ये ऐसा नहीं होता है दैट इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग कि मतलब कि मैं सिर्फ नेक्स्ट रोल क्या करूँगी, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेयर आई सी माई सेल्फ टेक्निकली, कि मुझे अभी अगर मैं AWS पर काम कर रही हूँ तो नेक्स्ट मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करना है। अभी मैं फिलहाल AWS एंड बिग डेटा पर काम कर रही हूँ, नेक्स्ट मुझे AWS एंड माइक्रो सर्विसेज पर करना है, या मुझे और मतलब कि आई वांट टू डू इट ऑन मोर AI ML पाइपलाइंस। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जब करियर ग्राफ होता है तब इस हिसाब से होता है दैट व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज आई हैव कवर्ड अंडर माई जोन। तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ। अगर आप आइडियली बात करें तो मुझे तो मतलब कि हर किसी को तो CEO बनना है। तो सबका अलग-अलग ख्वाब होता है। बट डेफिनिटली ऐसा ही है दैट आई वांट टू ग्रो टेक्निकली, एंड बेस्ड ऑन माय टेक्निकल स्किल्स देन आई विल डिसाइड कि मतलब कि मुझे कहाँ पर फोक आउट करना है। करेक्ट। तो सैंड्रा, आप ये बता सकते हो क्या कि परफॉर्मेंस टेस्टर के लिए डोमेन नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है? यस, डेफिनिटली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल स्टिल एम्फसाइज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जहाँ पर या जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको अगर ये नहीं पता है कि उधर के यूजर्स वो एप्लीकेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे उसको। तो वहां पर डोमेन नॉलेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आई वर्क विथ फार्मा कंपनीज, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो एंड यूजर कैसे इंटरप्रेट कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, और कैसे मिसयूज कर रहा है स्पेशली। वहां पर मुझे पता चलता है कि मेरे यूज केसेस क्या हो गए, फिर मैं परफॉर्मेंस टेस्ट उसके लिए डिफाइन करूंगी। अगर मुझे आइडिया ही नहीं है कि मेरा डोमेन क्या करने वाला है, या मेरा यूजर इसको कैसे यूज कर सकता है या मिसयूज कर सकता है, तो फिर मैं कभी उसके लिए एक एक्यूरेट टेस्ट डिजाइन नहीं कर पाऊंगी। करेक्ट, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, टेस्टिंग में मेन यही समझना है कि यूजर क्या करने वाला है, वो हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करेंगे। हाँ, सिर्फ क्या करने वाला है नहीं, कैसे वो हाँ। खराब करने वाला है या कैसे उसको गलत तरीके से यूज करने वाला है। अभी टू टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, नाउ अगर आप सोचोगे हमारे पेरेंट्स जो है, ठीक है, दे आर ऑफ अ जनरेशन जहाँ पर मोबाइल्स इतने ज्यादा नहीं थे। हम लोग के टाइम पर मोबाइल ज्यादा आना स्टार्ट हो गए। सो मेरे पेरेंट्स जो थे, माय डैड ऑल्सो, वो फॉन्ट ऐसे बड़ा करके रखेंगे, ठीक है, जिसके वजह से वो बैटरी फुल यूज करेंगे, मोबाइल का परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो जाएगा। सो अगर मेरा मोबाइल का जो कंपनी है, ठीक है, वो उस डेमोग्राफिक को ध्यान में रखकर नहीं बना रहा है, या वो डेमोग्राफिक को सोचकर टेस्ट नहीं कर रहा है, तो दे आर लूजिंग आउट ऑन दैट सेक्शन ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो आपको, जब आप कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हो या कोई एप्लीकेशन पर काम करते हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे कस्टमर बेस क्या होने वाला है, मेरा डेमोग्राफिक क्या होने वाला है। उसके बेसिस पर मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कस्टमर इसको सही से यूज कैसे करेगा और सही से मिसयूज कैसे करेगा। ट्विटर फॉर दैट एग्जाम्पल, अगर ट्विटर पे कोई है जो मतलब कि हर 3 सेकंड में एक ट्वीट डाल रहा है, और वो कस्टमर को या वो यूजर को हर 3 सेकंड में वो ट्वीट डालने नहीं मिल रहा है, तो वो डेमोग्राफिक पर आप लूज आउट करते हो ना। सो इट इज, वो बहुत जरूरी है, आपका आपके एप्लीकेशन का डोमेन, यूज केसेस, क्रिटिकल यूज केसेस समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो सैंड्रा, नॉर्मली हम लोग आजकल एआई के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, एआई का इम्पैक्ट है क्या परफॉर्मेंस टेस्टर्स पे? डेफिनेटली, और होना भी चाहिए। अगर आप एआई या अभी के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी एकदम प्रेवलेंट है उसके साथ आप काम करना नहीं सीख रहे हो, तो मतलब कि आप वहां पर आपका एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। अगर एज अ परफॉर्मेंस टेस्ट इंजीनियर आई एम नॉट यूजिंग एआई टू बेनिफिट मी, मैं मतलब कि मेरा टेस्टिंग इनकम्प्लीट है। क्योंकि जनरेटिव एआई से कोई भी अभी ऐसा भी कोड लिख सकता है जो मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन को हर सेकंड पिंग करे और उसका परफॉर्मेंस नीचे लेकर आए।
अगर मैं वो टेस्ट नहीं कर रही हूँ मेरे एप्लीकेशन के लिए, तो क्या फायदा हुआ? आई एम नॉट कीपिंग अप विद द ट्रेंड, आई एम नॉट लर्निंग व्हाट इट इज। ऐसा होता है कि कुछ ट्रेंड्स बहुत मतलब कि एकदम जोश में आते हैं और फिर वो फिजल आउट हो जाते हैं, लेकिन देर आर ट्रेंड्स दैट आर देयर टू स्टे। क्लाउड was there to stay. It's still there and it is just scaling up. Similarly, I think AI is here to stay and it is going to keep scaling up. तो हमें भी उसके साथ उसी हिसाब से अपने आप को भी सिखाना चाहिए that you know what, हम उसको कैसे यूज करेंगे द बेस्ट वे पॉसिबल, और उससे जितना हो सकता है हमारे टेस्टिंग में हम उसका हेल्प ले। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टेस्टिंग एआई करेगा, क्योंकि एआई को आप सिर्फ एक पॉइंट तक यूज कर सकते हो, लेकिन जो ह्यूमन माइंडसेट है वो एआई के पास आई डोंट थिंक इट विल कम दैट इजीली, एटलीस्ट इट इज नॉट देयर राइट नाउ, आई डोंट थिंक इट विल कम दैट इजीली। आप वो एआई थोड़ा बहुत कर पाएगा, बट व्हाट अ ह्यूमन कैन थिंक, हाउ इट कैन एंटिसिपेट, हाउ इट कैन सोच सकता है कि नेक्स्ट क्या होगा, 10 कदम आगे क्या होगा, दैट यू नो वो स्ट्रैटेजी डेवलप करना उसको नहीं आएगा। तो हम लोग उसको लेवरेज करना चाहिए कि हमें एआई डे टू डे में यूज करना चाहिए। स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज करो, डेटा जनरेशन के लिए यूज करो, कुछ भी यूज करो, बट इस हिसाब से यूज करो कि कोई भी उस एआई को यूज करके आपके एप्लीकेशन को कैसे हार्म पहुंचा सकता है, एंड आप वो टेस्ट करो। ट्राई टू फिगर आउट दोस यूज केसेस, तभी तो आप वैल्यू ऐड करोगे, क्योंकि एआई इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी नाउ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ हम डेवलपर्स है, सिर्फ क्यूएज है, या सिर्फ आईटी वाले हैं जिनके पास एआई है। इट ये कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सबके पास अवेलेबल है, जो मतलब कि आईटी में है या नहीं है, हर किसी के पास एआई अवेलेबल है। तो जिसको करना है उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है, तो हमें वो सारे यूज केसेस एंटिसिपेट करने चाहिए, एंड वी शुड थिंक अबाउट हाउ वी कैन डेवलप आवर स्किल सेट टू एक्चुअली लेवरेज एआई बेटर। करेक्ट। मतलब बहुत लोग है ना एआई को ऐसा देखते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एआई हमारा जॉब ले लेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एआई को अगर आप आपके काम के लिए यूज करोगे तो आपका ही काम कम होगा और आपके भी स्किल सेट हाँ, बढ़ सकते हैं अगर आपको दूसरा सीखोगे तो। करेक्ट, क्योंकि देखिए हमें ये समझना चाहिए दैट हम एआई क्यों यूज कर रहे हैं। अभी अभी आप क्यों यूज करते हो एआई? नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं अलग अलग लोगों का सोचूंगी, ठीक है, जो आईटी फील्ड में नहीं है, हु आर नॉट यूजिंग इट फॉर कोडिंग स्पेसिफिकली, तो कोई ईमेल लिखने के लिए यूज कर रहा है, कोई एक ब्लॉग लिखने के लिए यूज कर रहा है, कोई रेसिपी बनाने के लिए यूज कर रहा है। तो अगर सब लोग, वहां के लोग अगर एआई यूज कर रहे हैं टू मेक देयर डे टू डे वर्क इजियर, वी आर comparatively like we know how to manipulate it better. सो हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वाई आर वी, हम लोग क्यों इस डर में रह रहे हैं कि वो जॉब खा लेगा? वो जॉब सिर्फ उसी लोग का खाएगा जो लोग ये नहीं अपने आप को वो ट्रेंड के साथ अपने ही रखेंगे। द पीपल हु विल लर्न हाउ टू यूज एआई बेटर, दे विल बी स्मार्टर देन एआई टू डू देयर जॉब बेटर। अगर हम लोग यही माइंडसेट में रहेंगे कि एआई मतलब कि मेरा जॉब लेने वाला है, तो इवेंचुअली शायद वही हो जाएगा। आई थिंक नॉट, जो लोग आई डोंट थिंक एआई जॉब ले लेगा, बट जो लोगों ने एआई को सीख लिया बेटर, वो लोग जरूर जॉब ले लेंगे। करेक्ट, ये सही स्टेटमेंट था। हाँ, तो सेंड्रा, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको? डेफिनेटली। सो जो फ्रेशर्स हो गए, मैं यही बोलना चाहूँगी दैट आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग is a very different field than what normal testing is, like security testing. ये स्किल सेट ही एकदम अलग है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को है, बहुत एक्सपोजर मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको सिर्फ मतलब कि एक एप्लीकेशन टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक ओवरऑल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी। तो उसको ज़रूर कंसिडर करो, थिंक अबाउट डूइंग इट। उसके लिए स्टार्ट करने के लिए आप बेसिक से स्टार्ट करो, एंड बेसिक से अपना जो भी स्किल सेट है वहाँ पर बढ़ाओ।
people who are already doing testing and who want to move on to do performance testing, उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आप कहीं न कहीं स्टार्ट करो। डोंट वेट टू डू अ कोर्स, डोंट वेट कि आपको कोई सिखाएगा या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करोगे। आप जहाँ पर हो, जितना आपके पास है, जितना कैपेबिलिटी, आप वहीं से स्टार्ट करो। अलग-अलग यूज़ केस आपके ही एप्लीकेशन में ट्राई करो, उसको टेस्ट करो, उसके बग्स रेज़ करो एंड धीरे-धीरे आपके एप्लीकेशन में ही वो स्पेस बनाओ दैट आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हो वहाँ पर एंड फिर वहाँ से मूव ऑन करो। सो यही एडवाइस मैं देना चाहूँगी, बिकॉज़ आपको अगर आगे मूव करना है, आपको कहीं न कहीं स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट करो ये चीज़। एंड अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। हूएवर कनेक्ट्स विद मी, सिद्धार्थ आल्सो नोज़ दिस। जो भी मेरे साथ कनेक्ट करता है मैं उनको डेफिनिटली रिप्लाई करती हूँ डिपेंडिंग ऑन माय टाइम एंड अवेलेबिलिटी। बट आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आप मेरे पास पोस्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी एंड आई ट्राई हेल्पिंग आउट एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच सैंड्रा, अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए। होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में नॉलेज मिली होगी और उनको उनके करियर में हेल्प होगा। डेफिनेटली आई होप सो दैट ये देखने के बाद कुछ लोग तो भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में और आए। वी डू नीड गुड पीपल इन देयर। सो यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, श्योर। सो थैंक यू सैंड्रा। थैंक यू सिद्धार्थ।